E-82 दोनों जल्दी से निर्धारित डिस्पैच सुविधा की ओर चल पड़े। डिस्पैच सुविधा पर पहले से ही बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट एकत्र हो चुके थे। वे सभी आवश्यक गियर और उपकरण इकट्ठा करते हुए तैयार हो गए। मार्शल आर्टिस्ट के लिए शुक्र है कि मार्शल यूनियन ने उन्हें आवश्यक औषधियां निःशुल्क प्रदान की थीं। यह उन प्रोत्साहनों में से एक था जो मार्शल यूनियन ने मिशन को प्रोत्साहित करने तथा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और भी अधिक शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को आकर्षित करने के लिए पेश किया था। रूई और फियोना ने तुरंत अनुशंसित और आवश्यक उपकरणों के साथ अपनी किट तैयार करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें भेजे जाने का समय आ गया। हालांकि उन्हें तुरंत सेरेवियन पठार पर नहीं भेजा जाना था। उन्हें पहले उस कालकोठरी टीम को रोकना था जिसे कैंड्रियन सरकार से भेजा जाना था। कालकोठरी युद्धों में मार्शल यूनियन की भूमिका पूरी तरह से मार्शल और सैन्यवादी थी। कैंड्रियन सरकार पूरी तरह से उस टीम को इकट्ठा करने का भार उठाएगी जो खनन और संसाधन अधिग्रहण के प्रभारी होंगे। विशेष रूप से खनन मंत्रालय और पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय इस प्रयास में हाथ मिलाएंगे। कैंड्रियन रॉयल आर्मी कालकोठरी टीम की सहायता के लिए कई रक्षात्मक कोर भेजेगी। जहां तक रक्षात्मक उपायों की बात है तो सेना सबसे भारी भार वहन करेगी। ये स्वाभाविक था क्योंकि रक्षात्मक दस्ते में मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्टों द्वारा मैन्युअल बॉडीगार्डिंग और निगरानी निश्चित रूप से काफ़ी आवश्यक थी, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं था। रक्षात्मक बैरिकेड्स और रक्षात्मक तकनीकी समाधान स्थापित करना भी उतना ही आवश्यक था। सेना मुख्य रक्षा में योगदान देगी, जबकि मार्शल यूनियन का रक्षात्मक दस्ता अपने क्षेत्र पर हमलों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वे सेना के बेस से रवाना होने से पहले काफिले में शामिल हो जाएंगे। रूई ने सिस्मिक मैपिंग का उपयोग करके मार्शल आर्टिस्टों की गणना की। पहले ही डिस्पैच पर 48 मार्शल प्रशिक्षु। रूई ने भौहें उठाईं। ऐसा लगता है कि मार्शल यूनियन पीछे नहीं हट रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक मार्शल अप्रेंटिस मार्शल यूनियन के उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस थे। एक ही मिशन में नियुक्त किए जाने वाले मार्शल आर्टिस्ट की गुणवत्ता और संख्या दोनों ही किसी भी ऐसे मिशन से कहीं ज्यादा थी जिसमें उन्होंने कभी भाग लिया था। जल्द ही कमिश्नर फेरिस्टन डिस्पैच सुविधा में दाखिल हुए। सभी मार्शल आर्टिस्ट समय रहते तैयार हो गए थे। उन्हें जल्द ही भेजा जाना था। प्रशिक्षुओं, समय आ गया है। कालकोठरी टीम वर्तमान में वरगाड शहर के ठीक बाहर सैन्य अड्डे KM 423 में है। आप सभी के पास अपने मिशन बिल में निर्देशांक हैं। अब भेजने का समय है। चल पड़ो। मार्शल आर्टिस्ट्स ने शहर के बाहर निर्दिष्ट सैन्य अड्डे की ओर बढ़ते हुए सुविधा को छोड़ दिया। वरगाड शहर में 48 मार्शल अप्रेंटिस को तेजी से घूमते हुए देखकर आम लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। मार्शल अप्रेंटिस की इतनी बड़ी संख्या को एक साथ यात्रा करते हुए देखना बहुत दुर्लभ था। ऐसा नज़ारा विस्मय को प्रेरित करता है क्योंकि ये सभी शक्तिशाली प्राणी व्यक्तिगत रूप से सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा थे। जल्द ही वे निर्धारित सैन्य अड्डे पर पहुंच गए। ये बड़ा और भारी किलेबंद था जिसमें बड़ी बड़ी नुकीली दीवारें थीं जो किसी भी प्रवेश को रोक रही थीं। सुरक्षा व्यवस्था हल्की थी और सुरक्षा गार्ड हथियारों और अन्य उपकरणों से लैस थे जिन्हें रूई पहचान भी नहीं सकी। आने का उद्देश्य? सुरक्षा गार्ड ने सीधे चेहरे और सख्त भाव से पूछा। मिशन के EMU 3142। भीड़ के सामने खड़े मार्शल अप्रेंटिस में से एक ने चहक कर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुरक्षा दल ने प्रत्येक मिशन बिल और मार्शल लाइसेंस की गहन जांच शुरू कर दी। मार्शल अप्रेंटिस और उनके सामान की गहन जांच की गई, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। बैरक नंबर 7। रूई को उसका सामान लौटाते हुए बताया गया। मार्शल अप्रेंटिस निर्धारित बैरक में पहुंचे। बैरक में विभिन्न प्रकार के कई बड़े मोटर वाहन रखे हुए थे। मार्शल यूनियन के मार्शल प्रशिक्षु। एक सुसज्जित सैन्य वर्दी में एक व्यक्ति ने उन्हें संबोधित किया। मैं कर्नल कार्नेस हूँ। मैं कैंड्रियन सेरेवियन कालकोठरी टीम का कार्यवाहक नेता हूँ, जैसा कि मुझे यकीन है कि आपको पहले ही पता चल गया होगा। कैंड्रियन सेरेवियन जल्द ही चले जाएंगे क्योंकि आप प्रोटोकॉल के अनुसार आ चुके हैं। जल्द ही कई मोटर चालित गाड़ियां एक विशेष संरचना में बैरक से बाहर निकल आईं। सबसे बाहरी परत पर मोटर चालित गाड़ियां भारी, बड़ी और अत्यधिक बख्तरबंद थीं। वे कालकोठरी टीम की रक्षा के लिए रक्षात्मक तैनाती का हिस्सा थीं। आंतरिक घेरा आपूर्ति और भंडारण गाड़ियों से बना था जिनमें आवश्यक आपूर्ति और संसाधन थे जो सुदृढ़ खनन कार्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक थे। मार्शल अप्रेंटिस को पहले से ही पता था कि उन्हें क्या करना है। वे पैदल यात्रा करेंगे और कालकोठरी टीम के काफिले की सुरक्षा के लिए एक परिधि बनाएंगे। जल्द ही सेरेवियन कालकोठरी की यात्रा शुरू हुई। अनुमान था कि यात्रा में पूरा एक दिन लगेगा। आखिरकार एक बड़ा यात्रा काफिला इतनी तेजी से नहीं चल सकता था जितनी तेजी से रूई ने सेरेवियन कालकोठरी की ओर दौड़ लगाए। यात्रा बहुत धीमी होगी। आक्रमण और रक्षा दोनों ही दल परिधि में शामिल थे। संवेदी तकनीकों वाले कई मार्शल प्रशिक्षु कालकोठरी दल के साथ यात्रा करते हुए अपने आसपास की चीजों पर नजर रखते थे।
लगभग पूरा एक दिन बीत गया जब वे आखिरकार सेरेवियन पठार पर पहुंचे। वे चट्टान से कुछ दूरी पर रुके जो जंगल की ओर जाती थी। बेशक उनके लिए चट्टान से नीचे उतरना असंभव था। सौभाग्य से पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय ने पहले ही सेरेवियन पठार तक सुरक्षित रूप से जाने के लिए एक व्यवहार्य मार्ग तैयार कर लिया था। जब वे सुरक्षित रूप से चट्टान से बच निकले तो काफिला मुड़ गया। चट्टान के समानांतर यात्रा करते हुए जैसे जैसे समय बीतता गया, चट्टान की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती गई क्योंकि काफिला नीचे की ओर चला गया। जल्द ही चट्टान पिघलकर एक सीधा रास्ता बन गया। काफिले ने सेरेवियन पठार में अपना पहला कदम रखा। यात्रा जारी रखते हुए कई मार्शल आर्टिस्ट तनाव में आ गए। मिशन बिल में सेरेवियन पठार के खतरों पर जोर दिया गया था। ये तथ्य कि सेरेवियन पठार की यात्रा करने के लिए केवल योग्यता प्राप्त करने के लिए ग्रेड 7 मार्शल आर्टिस्ट होने की आवश्यकता थी, उनकी यादों से नहीं छुप पाया था। भले ही वे सभी शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षु थे जिन्हें इसी कारण से चुना गया था, लेकिन इससे उनका बोझ कम नहीं हुआ। इसका एक कारण काफिले का आकार था। एक फुर्तीला, लचीला और तेज मार्शल प्रशिक्षु के लिए सेरेवियन पठार की यात्रा करना एक बात थी। कैंड्रियन साम्राज्य की सेरेवियन डंगोन टीम जैसे बड़े काफिले के लिए सेरेवियन पठार की यात्रा करना पूरी तरह से दूसरी बात थी। सबसे बड़ा अंतर उनका आकार था जो उन्हें बहुत ही जोरदार और विशिष्ट बनाता था। उनकी विशिष्टता के अलावा किसी भी संघर्ष से आसानी से और तेजी से पीछे हटने और अलग होने में उनकी असमर्थता ने उनकी स्थिति को और अधिक कमजोर बना दिया। मार्शल अप्रेंटिस अक्सर गंभीर खतरे का सामना करने पर पीछे हट जाते थे या भाग जाते थे, लेकिन इस मामले में वे ऐसा नहीं कर सके। रूई भी थोड़ा चिंतित था। उसे नहीं लगता था कि उसे खुद मरने का कोई खास खतरा है, लेकिन उसे काफिले की चिंता जरूर थी। सेरेवियन पठार पर अप्रेंटिस स्तर के जीव जंतु और वनस्पतियां बहुत अधिक थीं। जीवों की व्यक्तिगत क्षमता कोई समस्या नहीं थी, समस्या थी सेरेवियन पठार पर मौजूद जीवों की संख्या। वे संख्या के मामले में पिछड़े हुए थे। बेशक पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय और सेना दोनों ही बेवकूफ़ नहीं थे। वे भी इसी समस्या से अवगत थे। डंगोन टीम के काफिले की सुरक्षा करने वाले 48 उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस के अलावा रक्षात्मक गाड़ियां भी थीं जो अपना वजन खुद उठाने में सक्षम थीं। कई रक्षात्मक गाड़ियां जो अंदर डंगोन टीम के मूल की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं के मापदंड बनाती थीं, वे सभी भिनभिनाने और गुनगुनाने लगीं। बड़ी और भारी रक्षात्मक बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर से बड़ी लंबी संरचनाएं उभरीं जो किसी रेलगन या तोप जैसी दिखती थीं। रूई को उन संरचनाओं से खतरा महसूस हुआ जो स्पष्ट रूप से हथियार थीं। फिर भी उसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उनके काफिले की ताकत काफ़ी ज्यादा थी। अगर उन पर हमला भी हुआ तो जिसने भी उन पर हमला किया उसे इस बात का बहुत पछतावा होगा कि उसने ऐसा किया था। यहाँ तक कि यदि प्रशिक्षु स्तर के जीवों की एक बड़ी लहर भी उन पर टूट पड़े तो भी वे निश्चित रूप से उन्हें आसानी से दूर भगाने में सक्षम होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कालकोठरी दल के काफिले के लिए एक और बड़ी समस्या थी यात्रा करना। सेरेवियन पठार में इस तरह के व्यापक काफिले के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी ताकि आवश्यक संरचना को बनाए रखते हुए बिना किसी परेशानी के यात्रा की जा सके। हालांकि इसका भी ध्यान रखा गया था। काफिले के सबसे आगे की गाड़ियों में रास्ता साफ करने वाले उपकरण और तकनीक लगी हुई थी जिससे काफिले के रास्ते में आने वाले पेड़ों को तुरंत हटा दिया गया। फिर भी इससे उनकी राह में काफ़ी बाधा आई। रास्ता साफ करने में होने वाली देरी के कारण उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। उनकी यात्रा भी निर्बाध नहीं थी। 8 फ्रॉस्ट वुल्फ का झुंड 9 बजे से आ रहा है, रूई ने चिल्लाते हुए कहा क्योंकि उसके भूकंपीय मानचित्रण ने भूकंपीय विकिरण के हस्ताक्षर को पहचान लिया था। रूई के इर्द गिर्द मौजूद मार्शल आर्टिस्ट तुरंत उस दिशा की ओर मुड़ गए जिस ओर से रूई ने उनके आने का संकेत दिया था। बख्तरबंद रक्षा गाड़ियों की तोपें उस दिशा में मुड़ गईं जिस ओर से रूई ने घोषणा की थी कि वे आ रहे हैं। जल्द ही वे आ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 7 भेड़िए अविश्वसनीय गति से उनकी ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। रूई, फियोना और कई अन्य मार्शल प्रशिक्षुओं ने तोपों से गोलीबारी के साथ ही भेड़ियों पर लंबी दूरी से हमला शुरू कर दिया। बम बम बम। भेड़ियों पर कई हमले हुए और वे दर्द से कराह उठे। उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस और बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर मौजूद कई तोपों के हमले जबरदस्त थे। अधिकांश भेड़िए मर गए जबकि शेष अपनी जान बचाने के डर से भाग गए। रूई ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने रक्षात्मक बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर तोपों को प्रभावित भाव से देखा। ये पहली बार था जब उसने युद्ध में गूढ़ तकनीक देखी। जैसा कि अपेक्षित था, ये कमज़ोर नहीं थी। प्रक्षेपित प्रक्षेपियों की विशुद्ध गति और शक्ति मार्शल अप्रेंटिस के लिए भी काफ़ी प्रभावशाली और खतरनाक थी। केवल उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस ही उनसे निपट सकते थे। निम्न श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस गति के कारण इसे चकमा देने में असमर्थ होंगे और शक्ति के कारण इसका सामना करने में असमर्थ होंगे। रूई को मार्शल आर्टिस्ट और संप्रभु राज्यों के बीच संघर्ष के बारे में तभी पता चला जब उसने देखा कि तोपें क्या करने में सक्षम थीं।
वह ये नहीं भूला था कि कैम्ब्रियन शाही परिवार मार्शल यूनियन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एकमात्र तरीका उनकी गूढ़ तकनीक के माध्यम से था। शाही परिवार ने गूढ़ तकनीक में उसी हद तक निवेश किया था जिस हद तक मार्शल यूनियन ने मार्शल आर्ट में निवेश किया था। इसकी तकनीकी क्षमताओं को इसे मार्शल यूनियन के लिए खतरा बनने की अनुमति देनी चाहिए थी, और रूई को ये समझ में आने लगा था कि कैसे, अगर शाही परिवार और शाही सेना के पास इतनी शक्ति और उससे भी अधिक शक्तिशाली हथियार हैं, तो अकेले यही मार्शल यूनियन के लिए खतरा होगा। शुक्र है कि ये तोपें मार्शल अप्रेंटिस की तरह फुर्तीली और लचीली नहीं थीं। वे अपनी मारक क्षमता के अनुपात में पैसे की एक स्थायी बर्बादी भी थीं, जबकि मार्शल आर्टिस्ट का रखरखाव इतना महंगा नहीं था। हालांकि कैम्ब्रियन शाही परिवार सिर्फ इन जैसे हथियारों तक ही सीमित नहीं था। उनके पास कई अन्य तकनीकी समाधान थे जो उन्हें मार्शल आर्टिस्ट के साथ काफ़ी प्रतिस्पर्धी होने की अनुमति देते थे। इसमें सिर्फ तोपों के अलावा अन्य हथियार तकनीकें भी शामिल थीं। रूई को याद आया कि जूलियन ने उसे बहुत समय पहले क्या बताया था। कैम्ब्रियन रॉयल आर्मी ने मार्शल यूनियन के साथ बने रहने के लिए जो मुख्य तरीके अपनाए, उनमें से एक अस्थायी वृद्धि औषधि के माध्यम से था। ये ऐसी औषधियाँ थीं जो औषधि के उपभोक्ता को अस्थायी रूप से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती थीं, जिससे उन्हें अलौकिक शारीरिक और मानसिक पैरामीटर प्राप्त होते थे। इन औषधियों ने आम इंसानों को मार्शल आर्टिस्ट से समान स्तर पर लड़ने की अनुमति दी, कम से कम तब तक जब तक कि औषधियों का असर खत्म न हो जाए। इस तरह भले ही रॉयल परिवार के पास मार्शल यूनियन की तुलना में बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उनके पास आम सैनिकों को मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने की अनुमति देने के तरीके थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस कालकोठरी टीम में उनमें से किसी को देखेंगे। रूई ने सोचा, ये काफ़ी हद तक संभव था कि वे ऐसा करेंगे। आखिरकार, अगर यह उन मुख्य तरीकों में से एक था जिसके द्वारा शाही परिवार और शाही सेना प्रासंगिक बनी रही, तो इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना थी कि वह इसे किसी न किसी तरह से देखेगा। अपने विचार एक तरफ रख दिए, क्योंकि पहले हमले के बाद उन पर कई बार हमला हुआ था। कभी कभी यह हिप्पोग्रिफ्स थे, कभी कभी यह बड़ी जंगली बिल्लियां थीं, और कभी कभी यह हवाई जानवर थे। फिर भी जब भी उन पर हमला होता, मार्शल अप्रेंटिस और तोपें जानवरों को काफिले के करीब आने से पहले ही दूर भगा देतीं। उन पर हमला करने वाले ज्यादातर जीव या तो मर जाते थे या इतने घायल हो जाते थे कि वे भाग जाते थे। आखिरकार, जानवरों के साम्राज्य में ज्यादातर जीवों में जीवित रहने की भावना बहुत मजबूत थी, जिसने उन्हें बेहद खतरनाक लड़ाइयों से दूर रखा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मारे जाने की संभावना थी। कई घंटों की कष्टदायक धीमी यात्रा के बाद वे अंततः सेरेवियन पठार के केंद्र तक पहुंच गए। भूमि एक विशेष बिंदु पर अचानक और तेजी से ऊंची हो गई थी, जैसा कि रूई को याद था। एकमात्र प्रश्न ये था कि कालकोठरी टीम की गाड़ियां ऊंची भूमि की सतह तक कैसे पहुंचेंगी। इसकी योजना भी मंत्रालय ने बनाई थी। जब वे सेरेवियन कालकोठरी के समानांतर यात्रा कर रहे थे, तो काफिला एक तरफ मुड़ गया, इससे पहले कि वे एक विशेष रूप से बड़ी गुफा पर पहुंचे, जो उन सभी गुफाओं से बहुत बड़ी थी जिनसे वे पहले मिले थे। गुफा का पता मिशन की शुरुआत से पहले लगाया गया था, जब एक गुफा की खोज की जा रही थी जो कालकोठरी टीम के काफिले को सेरेवियन कालकोठरी की सतह तक पहुंचने की अनुमति दे। काफिले ने अस्थायी रूप से अपना क्रम तोड़ दिया, क्योंकि गाड़ियां एक एक करके बड़ी गुफा से गुजरी, एक खास रास्ते पर चलते हुए जो उन्हें सतह पर ले आया। मार्शल अप्रेंटिस ने गुफा के प्रवेश और निकास को सुरक्षित कर लिया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए समय से पहले रास्ते की भी तलाशी ली थी कि कोई भी शत्रुतापूर्ण अप्रेंटिस स्तर का जानवर न हो जो काफिले की विशेष रूप से अधिक कमजोर गाड़ियों के लिए खतरा पैदा करे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह अंतिम है। रूई ने सिर हिलाया, क्योंकि अंतिम बख्तरबंद गाड़ी ने अंततः सेरेवियन कालकोठरी की सतह तक खुद को धकेल दिया। वह पीछे मुड़ा, अपने पिछले मिशन के बाद पहली बार सेरेवियन कालकोठरी का सामना कर रहा था। ये जगह ज्यादा नहीं बदली है। उसने सिर हिलाया। जल्द ही गाड़ियां अपनी संरचना में एक साथ इकट्ठी हो गईं। हालांकि इस बार कुछ आंतरिक गाड़ियां भिनभिनाने लगीं और गुनगुनाने लगीं, क्योंकि इन बड़ी गाड़ियों के ऊपर कुछ उपकरण उगने लगे थे। इन गाड़ियों के ऊपर उपग्रहों जैसी कई डिवाइस बन गई थीं। उन्हें इस तरह से रखा गया था कि वे सेरेवियन कालकोठरी की संपूर्णता का सामना 360 डिग्री की दृष्टि से कर रहे थे। रूई जानती थी कि वे किस लिए थे, न केवल इसलिए कि मिशन बिल में उनके बारे में बताया गया था, बल्कि इसलिए भी कि वे पृथ्वी की तकनीक से कुछ ज्यादा ही मिलते जुलते थे। स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार कालकोठरी टीम को पर्यावरण संबंधी डेटा एकत्र करना था, उसके बाद उस डेटा को उच्च अधिकारियों को वापस भेजना था। मंत्रालय और सरकार डेटा का प्रसंस्करण करेंगे और अपने मुख्य क्षेत्र का स्थान चुनेंगे। सेरेवियन कालकोठरी में एक संप्रभु राष्ट्र के मुख्य क्षेत्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। सेरेवियन संधि के अनुसार 12 देश जो सेरेवियन कालकोठरी के क्षेत्र पर दावा करते हैं, प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र द्वारा घोषित क्षेत्र को उसका मुख्य क्षेत्र माना जाएगा। जैसा कि सभी राष्ट्रों द्वारा शपथपूर्वक कहा गया है, किसी भी अन्य राष्ट्र द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकेगा और उस पर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इस प्रकार इस क्षेत्र का स्थान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय था जिसे लिया जाना आवश्यक था।
ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण था कि यह सेरेवियन डंगोन युद्ध में राष्ट्र की भागीदारी के परिणाम को स्थायी रूप से प्रभावित करेगा। इस प्रकार कांड्रियन साम्राज्य में ऑपरेशन के मुख्यालय में प्रासंगिक सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञों को क्षेत्र घोषित करने के लिए सबसे इष्टतम स्थान का पता लगाने में कुछ समय लग सकता है। इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णयों में रसद और इन्वेंट्री की बाधाओं, अन्य देशों द्वारा हमला किए जाने के जोखिम, प्रशिक्षु स्तर के जानवरों द्वारा हमला किए जाने के जोखिम को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा किनारे से दूरी और पुनः भंडारण की लागत और कठिनाई को भी ध्यान में रखना आवश्यक था। इसमें खनन व्यवहार्यता और संसाधन उपलब्धता के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखना आवश्यक था। फिलहाल कालकोटरी दल के काफिले ने एक अस्थायी बेस और अन्य अस्थायी रक्षात्मक उपाय स्थापित किए हैं। बुनियादी सुरक्षा के लिए एक साधारण किलेबंदी बाड़ लगाई गई थी, क्योंकि रक्षात्मक दस्ते और सशस्त्र और बख्तरबंद गाड़ियां भी कालकोटरी दल के चारों ओर एक परिधि का निर्माण करती थीं। कई रक्षात्मक और निगरानी उपाय किए जाने के बाद ही सेरेवियन कालकोटरी के निवासी आखिरकार गाड़ियों से बाहर निकले। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि आंतरिक गाड़ियों से निकले कई व्यक्ति बुद्धिजीवियों और शारीरिक रूप से काम करने वाले मजदूरों, विशेष रूप से खनिकों का मिश्रण थे। उनमें बौद्धिक व्यवसायों के लोग शामिल थे, जैसे पर्यावरणविद विद्वान और पारिस्थितिकीविद विद्वान, बहुत स्पष्ट कारणों से। बेशक ये दोनों पेशे सर्वियन कालकोटरी में काफ़ी ज़रूरी थे, लेकिन ये सिर्फ ज़रूरी पेशे नहीं थे। खनन मंत्रालय ने खनिकों और विशिष्ट खनन तकनीकी समाधानों को तैनात किया था, जो फेदरब्लेड मर्करी और नेरेनियल फ्लिंटस्टोन के विशाल भंडारों में से कुछ को निकालने की प्रक्रिया में सहायता करेंगे। वे तुरंत व्यस्त दिखने लगे, क्योंकि उन्होंने हर उस चीज़ के नमूने हासिल करना शुरू कर दिया जिसका नमूना लिया जा सकता था। इसकी तुलना में आक्रामक दस्ता ज़्यादातर बेरोजगार था। बेशक यह उनकी गलती नहीं थी, उनकी बारी सिर्फ तब आएगी जब कैंड्रियन साम्राज्य अपना मुख्य क्षेत्र चुन लेगा, और उसके बाद ही वे अपने मुख्य क्षेत्र में अपना आधार स्थिर कर लेंगे। शुक्र है कि निर्णय कुछ ही घंटों में आ गया। सभी को खुशी हुई कि सेरेवियन कालकोटरी के भीतर कैंड्रियन साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र का निर्णय उनकी मौजूदा स्थिति से मेल खाता था। इसका मतलब है कि उन्हें सेरेवियन कालकोटरी के किनारे अपने मुख्य क्षेत्र में अपने मुख्य आधार को उपनिवेश बनाने के लिए स्थान बदलने की ज़रूरत नहीं थी। रूई को आंशिक रूप से उम्मीद थी कि मुख्य क्षेत्र को सेरेवियन कालकोटरी के किनारे रखा जाएगा। आखिरकार यह उनके दृष्टिकोण से एक स्मार्ट कदम था। ऐसा करने के कई स्पष्ट लाभ थे। सेरेवियन कालकोटरी के किनारे पर मुख्य क्षेत्र चुनने के लाभ स्पष्ट थे। एक के लिए सेरेवियन कालकोटरी टीम के लिए आवश्यक वस्तुओं और आपूर्ति को फिर से भरना और फिर से आपूर्ति करना कैंड्रियन साम्राज्य के लिए बहुत अधिक सुविधाजनक हो गया। अन्यथा कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा भेजे जाने वाले नियमित आपूर्ति शिपमेंट को सेरेवियन कालकोटरी में प्रवेश करना होगा। एक बार जब ये सेरेवियन कालकोटरी में प्रवेश करता है तो ये शत्रुतापूर्ण मार्शल प्रशिक्षुओं के हमले के लिए असुरक्षित था, जिन्हें कैंड्रियन साम्राज्य को बाधित करने के लिए आपूर्ति शिपमेंट पर हमला करने में कोई हिचक नहीं थी। अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के हमलों को रोकने के लिए आपूर्ति शिपमेंट की पर्याप्त सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट संसाधनों की भारी मात्रा की आवश्यकता होगी, जिससे पूरे प्रयास का पहले से ही महंगा खर्च और भी अधिक बढ़ जाएगा। हालांकि कैंड्रियन साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र को सेरेवियन कालकोटरी के किनारे पर बनाने का मतलब था कि आपूर्ति शिपमेंट को सेरेवियन कालकोटरी में किसी भी शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा इसने उस क्षेत्र को सीमित कर दिया जहां से उनके क्षेत्र पर हमला किया जा सकता था। ऐसा करने से उन पर होने वाले खतरे को कम किया जा सका, साथ ही साथ उनके बचाव को भी मजबूत किया जा सका, क्योंकि हमला होने वाला क्षेत्र बहुत कम था। सेरेवियन कालकोटरी के किनारे पर क्षेत्र चुनना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। इसका एक कारण ये भी था कि 12 राष्ट्रों ने सेरेवियन कालकोटरी के बाहर सेरेवियन पठार पर कभी भी युद्ध में शामिल न होने पर सहमति जताई थी। ऐसा सेरेवियन कालकोटरी के बाहर संघर्ष को पूर्ण युद्ध में बदलने से रोकने के लिए किया गया था। सेरेवियन कालकोटरी की प्रशिक्षु क्षेत्र की सीमा एक कठोर छत के रूप में कार्य करती थी, जिस सीमा तक संघर्ष बढ़ सकता था, प्रशिक्षु क्षेत्र से ऊपर कभी नहीं। हालांकि एक बार जब संघर्ष सेरेवियन कालकोटरी से बाहर चला गया तो उच्च क्षेत्रों के मार्शल कलाकार अब सेरेवियन कालकोटरी के रक्षा तंत्र द्वारा सीमित नहीं होंगे। संघर्ष स्वतंत्र रूप से स्क्वायर और वरिष्ठ क्षेत्र तक तेजी से बढ़ सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार ऐसा हुआ तो ये सिर्फ फेदरब्लेड मर्करी और नेरेनियल फ्लिंटस्टोन के बारे में नहीं था। उच्च लोकों के मार्शल आर्टिस्ट बेहद मूल्यवान थे। इस तरह के संघर्ष में भाग लेने वाले सभी संप्रभु राष्ट्रों को होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और संभवतः शुद्ध लाभ भी कम हो जाएगा। इस प्रकार अपने और दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए 12 राष्ट्रों ने सेरेवियन कालकोटरी युद्धों में होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए शर्तों पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार सेरेवियन कालकोटरी के किनारे पर अपना मुख्य क्षेत्र चुनने का मतलब था कि उनकी पीठ सुरक्षित थी। बेशक कैंड्रियन साम्राज्य ने अभी भी रक्षात्मक उपाय किए थे अगर 12 देशों में से कोई एक सेरेवियन संधि का उल्लंघन करने का फैसला करता।
हालांकि ऐसा होने की संभावना काफ़ी कम थी क्योंकि संधि में निर्दिष्ट किया गया था कि सेरेवियन संधि के उल्लंघनकर्ताओं के क्षेत्रों पर सेरेवियन कालकोठरी युद्धों में भाग लेने वाले अन्य सभी 11 राज्यों द्वारा उल्लंघन किया जा सकता है। काम तुरंत शुरू हो गया था। कई गैर लड़ाकू गाड़ियां जल्द ही उतार दी गईं और डॉक पर खड़ी कर दी गईं, क्योंकि सिविल इंजीनियरों ने पूरी टीम के लिए सेरेवियन डेंगोन में रहने के लिए त्वरित आवास बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने छोटी लेकिन कुशलता से दूरी बनाए रखने वाली झोपड़ियों का निर्माण करने के लिए गूढ़ सिविल इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो कालकोठरी टीम के सदस्यों के लिए व्यवहार्य आवास थे। सेना ने अपने बेस की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अधिक परिष्कृत रक्षात्मक और जवाबी आक्रामक समाधानों को तैनात करना शुरू कर दिया, जो इसके साथ तैयार थे। इनमें किलेबंदी की कई पंक्तियां शामिल थीं तथा सक्रिय तोपों की एक सेना उन सभी दिशाओं में तैनात थी जहां से आक्रमण हो सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई का ध्यान सबसे अधिक उस समय गया जब शाही सेना के सैनिक अंततः अपनी सैन्य गाड़ियों से बाहर निकले। रूई को आश्चर्य हुआ कि कैंड्रियन साम्राज्य में मार्शल कलाकारों की कमी के बावजूद मार्शल प्रशिक्षुओं की कमी थी। शेष सैनिक सामान्य मनुष्य जैसे लग रहे थे, फिर भी उनमें से कई के हाथ में अजीबोगरीब उपकरण और अन्य उपकरण थे जिनके बारे में रूई को पता नहीं था कि वे क्या हैं। वास्तविक मार्शल प्रशिक्षुओं की ओर पीठ करने से पहले उन्होंने अपने कंधे उचका दिए। वे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे काफ़ी मजबूत थे। रूई को इस बात में दिलचस्पी थी कि मार्शल अप्रेंटिस में से 2 के पास असल में हथियार थे। यह एक दुर्लभ संयोग था। रूई ने इन मार्शल अप्रेंटिस के हथियारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उनमें से एक ने अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ी तलवार बांधी हुई थी। उसकी पीठ पर इतना बड़ा ब्लेड देखना वाकई चौंकाने वाला था, जो लगभग उसके मालिक जितना ही लंबा था। यह एक लंबी तलवार थी जो गति और स्थायित्व के अंतर के बजाय शक्ति पर अधिक जोर देती थी। फिर भी क्या वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी पर किसी ऐसी असाध्य चीज से सफलतापूर्वक प्रहार करने में सफल होता है? रूई ने जिज्ञासा और कौतूहल के साथ सोचा। उसने अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया। उसका हथियार एक त्रिशूल था, 3 नुकीला भाला। यह ऐसा हथियार नहीं था जिससे वह परिचित था। उसने अपने जीवन में ऐसे हथियार की अवधारणा कभी नहीं देखी थी। फिर भी उसने उस वस्तु का त्वरित मानसिक विश्लेषण किया। हथियारों की मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। अतिरिक्त छेदने वाले कांटों से गंभीर हमले करना बहुत आसान हो गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि इसमें कोई कमी नहीं थी। प्रत्येक नोक के माध्यम से लगाया जाने वाला दबाव 1/3 कम हो गया क्योंकि उस पर बल उस क्षेत्र की मात्रा के कारण लगाया जा रहा था जिसके माध्यम से बल लगाया जा रहा था। इसके अलावा इसने हथियार के आक्रमण की लचीलेपन को भी कम कर दिया। ट्रिपल प्रोंग भाले के सिर के साथ हमला करना बहुत मुश्किल था, जिससे वास्तव में वह नुकसान पहुंचाना मुश्किल हो गया जो इसे पहुंचाना चाहिए था। बेशक ये सिर्फ एक ही हमले में 3 घाव देने की कीमत थी जो सामान्य भालों से नहीं किया जा सकता था। दिन के अंत में वह शायद भाले को सबसे बेहतर हथियार के रूप में चुनता, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके लिए भी ऐसा ही होगा। मार्शल पाथ के अस्तित्व ने युद्ध के कुछ रूपों के लिए हाइपर आत्मीयता पैदा की, जिसका अक्सर मतलब था कि वस्तुनिष्ठ रूप से सबसे अच्छा क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन बीत गया जब कैंड्रियन सेना ने अपने मुख्य क्षेत्र की किलेबंदी पर तेजी से काम किया। दीवारें खड़ी की गईं, अविश्वसनीय रूप से उच्च गति पर सरल आवास का निर्माण किया गया। सेना को जिन कई चीज़ों का ध्यान रखना था उनमें से एक थी उन कई गुफाओं को बंद करना जो उनके नीचे के क्षेत्र में फैली हुई थीं और जो सतह पर जाती थीं। ये रक्षा और सुरक्षा में एक छेद के रूप में कार्य करता था और शत्रुतापूर्ण मार्शल प्रशिक्षुओं द्वारा क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए इसका फायदा उठाया जा सकता था। बेशक ये सेरेवियन संधि का उल्लंघन होगा और यह संभावना नहीं थी कि कोई भी देश इस सीमा को पार करेगा। सेना कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। इस तरह के सुरक्षा छेद के साथ रहने का मनोवैज्ञानिक दबाव भी था। इतना अधिक कि रक्षात्मक दस्ते के कुछ मार्शल प्रशिक्षु थे जिन्हें भूकंपीय मानचित्रण तकनीक में उनकी महारत के कारण चुना गया था। आधार शिविर को पूरी तरह से स्थिर होने में कुछ दिन लगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर लिया गया था तथा द्वितीयक और तृतीयक कार्यों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय तथा खनन मंत्रालय द्वारा भेजी गई कालकोठरी टीम द्वारा किया जा रहा था। रूई को थोड़ी ऊब होने लगी थी, लेकिन अंततः आक्रामक दस्ता तैयार हो गया। आक्रामक दस्ते के मार्शल प्रशिक्षु कर्नल कार्नेस ने आक्रामक दस्ते को संबोधित किया। सेरेवियन कालकोठरी के उपनिवेशीकरण का पहला चरण पूरा हो गया है। सेरेवियन कालकोठरी दल अब सेरेवियन कालकोठरी में और भी गहराई तक आक्रामक विस्तार शुरू करेगा, जिसमें कैंड्रियन साम्राज्य से निरंतर आपूर्ति शिपमेंट शामिल होगी। प्रोटोकॉल के अनुसार आक्रामक दल किसी भी विदेशी बस्तियों पर आक्रामक हमले शुरू कर सकता है जो अन्य देशों के मुख्य क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। जैसा कि आप सभी निश्चित रूप से जानते हैं, आप सेरेवियन कालकोठरी के मुख्य क्षेत्रों पर हमला नहीं कर सकते। ये कैंड्रियन साम्राज्य की ओर से सेरेवियन संधि का उल्लंघन होगा। रूई ने सिर हिलाया।
कोई भी मार्शल अप्रेंटिस इतना मूर्ख नहीं था कि वह ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करे, जबकि मिशन बिल के साथ साथ मिशन के कमिश्नर और मिशन का नेतृत्व करने वाले कर्नल ने भी उनके दिमाग में यह बात डाल दी थी कि मुख्य क्षेत्रों का उल्लंघन करना बिल्कुल अस्वीकार्य है। आपको जो नक्शे दिए जाएंगे उनमें स्पष्ट और परिभाषित चित्रण होंगे जो विदेशी देशों के मुख्य क्षेत्रों का उच्च सटीकता और परिशुद्धता के साथ विवरण देंगे। कर्नल कार्नेस ने उन्हें बताया, जबकि एक सैनिक ने एक बक्सा उठाया। इनमें से प्रत्येक मानचित्र में कुछ ऐसे देशों के क्षेत्रों का विवरण भी है जिन्होंने पहले ही क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका लक्ष्य हमारे प्रतिद्वंद्वियों के उपनिवेशीकरण को यथासंभव उच्चतम सीमा तक बाधित करना है। सुनिश्चित करें कि हमारे प्रतिस्पर्धी अपने मुख्य ठिकानों से एक कदम भी बाहर न निकल सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर। मार्शल अप्रेंटिस बस उसे खाली आंखों से देखते रहे। मार्शल यूनियन से होने के कारण वे इस तरह की उत्साहवर्धक बातों के अभ्यस्त नहीं थे। मार्शल यूनियन बहुत ही व्यावहारिक और व्यवसाय उन्मुख थी। मार्शल अप्रेंटिस उत्साहवर्धक बातों से प्रेरित नहीं थे, बल्कि पैसे और अन्य ठोस लाभों से प्रेरित थे। फिर भी मार्शल प्रशिक्षु प्रेरित थे। कर्नल कार्नेस सही कह रहे हैं। कमिश्नर फेरिस्टन ने सिर हिलाया। मुख्यालय के उच्च अधिकारियों ने आप सभी के आक्रामक मिशनों के बारे में आपके अकाउंटेंट्स को संदेश भेज दिया है कि आप किन लक्ष्यों पर हमला करेंगे। मानचित्र देखें और दिए गए समय सीमा पर हमला शुरू करें। मार्शल प्रशिक्षुओं को तुरंत ही उनके प्रतिद्वंद्वियों के क्षेत्रों के नक्शे दे दिए गए। लाल रंग मुख्य प्रदेशों को दर्शाता है, जबकि नीला रंग विस्तृत प्रदेशों को दर्शाता है न? रूई ने मानचित्र को उसकी किंवदंतियों के साथ लाल कर दिया। कैंड्रियन साम्राज्य के क्षेत्रों के सबसे नज़दीकी क्षेत्र कई छोटे राष्ट्र थे। नोचस का साम्राज्य, जेरेफिन गणराज्य और रीफेल राज्य सेरेवियन पठार के सबसे नज़दीकी 3 राष्ट्रों में से थे, जो कुछ बिंदुओं पर सीधे इसे छूते थे। इसने तीनों राष्ट्रों को सेरेवियन कालकोठरी की खोज और उपनिवेशीकरण में बढ़त हासिल करने की अनुमति दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संदेश पढ़ते समय रूई ने अपने अकाउंटेंट की ओर देखा। मेरा लक्ष्य है नोचस का राज्य। हो, रूई ने सोचा जब उसने मार्शल यूनियन द्वारा भेजे गए संदेश के आदेश पढ़े। मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्ट सेना के सैनिकों से अलग थे, जिनमें बहुत ज़्यादा सामंजस्य और समन्वय था। मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्ट में ऐसा कुछ नहीं था, जब तक कि यह किसी पार्टी के सदस्यों के साथ न हो। मार्शल आर्टिस्ट के साथ इस तरह का समन्वय विकसित करना संभव नहीं था, जो प्रभावी रूप से फ्रीलांसरों से अलग नहीं थे। व्यक्तिवादी फ्रीलांसर मानसिकता ही थी जिसने मार्शल अप्रेंटिस को उनकी सबसे बड़ी ताकत दी, लेकिन इसने उन्हें उनकी सबसे बड़ी कमियां भी दी। जहां तक अपनी सेनाओं के समन्वय की बात है, मार्शल यूनियन कैंड्रियन रॉयल आर्मी से कमतर थी। यही समस्या थी जिसकी वजह से मार्शल यूनियन ने मार्शल अकादमी में बड़े पैमाने पर समन्वय दिशा निर्देशों का प्रशिक्षण शामिल किया। ये प्रशिक्षण जादुई तरीके से सभी टीम वर्क को बिल्कुल सही नहीं बना सकता था, लेकिन ये सुनिश्चित करेगा कि कम से कम समन्वय नकारात्मक न हो। इसमें सरल सिद्धांत शामिल थे जो मार्शल प्रशिक्षुओं को एक दूसरे के रास्ते में बाधा न बनने देते थे। इस प्रशिक्षण का उपयोग इस मिशन में किया जाएगा, क्योंकि एक निश्चित बेस पर हमला करने के लिए एक साथ काम करने वाले मार्शल अप्रेंटिस के पास समन्वय का कोई आधार नहीं था। वास्तव में रूई को यह भी नहीं पता था कि उसके साथी कौन थे जो नोचस साम्राज्य पर हमला करने वाले थे। मार्शल यूनियन पूर्ण नियंत्रण ले रहा था, प्रत्येक मार्शल अप्रेंटिस को शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह आगे बढ़ा रहा था ताकि मोहरों को केवल गड़बड़ करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत न पड़े। इसकी तुलना में कर्नल कार्नेस के पास कैंड्रियन डनगॉन टीम और रॉयल आर्मी के गैरिसन पर पूरा अधिकार था। वह बहुत सारे निर्णय लेगा और उनके लिए जवाबदेह होगा। रूई ने अपना सिर हिलाया और नोचस राज्य के क्षेत्र पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन करेगा, जिसका अर्थ है कि उनकी सुरक्षा काफ़ी कड़ी होगी। वैसे भी रूई सेरेवियन डनगॉन युद्धों की अपनी पहली लड़ाई के लिए काफ़ी उत्साहित था। आखिर वह किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट से भिड़ेगा।